नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। सबसे पहले बात पुलिस डिपार्टमेंट की। महकमे पुलिस वो डिपार्टमेंट है जो साल के 12 महीने 365 दिन 24 घंटे खिदमत अंजाम देता है। पुलिस स्टेशन को कोई छुट्टी नहीं होती। पुलिस का काम हमारी ज़िंदगी के हर हिस्से से जुड़ा है। ईद, त्योहार, जलसा, जुलूस, एहतजाजी धरना, चाहे कुछ भी हो, हर जगह पुलिस का अहम रोल होता है। जिस वक्त हम अपने अरकान ख़ानदान के साथ ईद और त्योहार मना रहे होते हैं, उस वक्त मुलाजिमीन पुलिस ड्यूटी अंजाम दिया करते हैं। मौसम की सख्ती भी उनके फ़राइज़ की अंजामदही में रुकावट नहीं बनती, लेकिन ऐसे में बाज़ मुलाजिमीन पुलिस के ओवर एक्शन की वजह से पूरे महकमे की नेक नामी मुतासिर होती है। मुल्क में आम शहरियों पर पुलिस की जानिब से लाठियां बरसाना कोई नई बात नहीं है। शहरियों की बेइज्जती करना और उनके साथ गाली गलौज करना भी आम बात है। आम आदमी को खौफजदा करना और उन पर अपना रोअब डालना शायद मुलाजिमीन पुलिस अपना हक समझते हैं। हर दिन मुल्क के किसी न किसी शहर, गांव या कस्बे से ऐसी इत्तलात मौसूल होती ही रहती हैं और अखबारात में इस तरह की खबरें मुसलसिल शाया होती हैं। अगर आप कमिश्नर पुलिस, DCP और ACP के रुतबे के हुक्काम से बातचीत करेंगे या किसी मामले में कानूनी मदद के लिए उनसे रुजू होंगे, तो आपको उनके अखलाक, बातचीत से अंदाज़ा होगा कि शायद पूरा महकमा ऐसा ही होगा। लेकिन ये आपकी भूल होगी, क्योंकि महकमे में सिर्फ आला हुक्काम ही आम शहरियों के साथ इज्जत से पेश आना अपना फ़र्ज समझते हैं, जबकि बुनियादी सतह पर इस तरह के अखलाक का फुकदान नज़र आता है। अब अगर बुनियादी सतह से जायज़ा लिया जाए तो यहाँ आम आदमी को इज्जत देना शान के खिलाफ समझा जाता है। अरे तुरे तो आम बात है, गाली गलौज भी की जाती है। हालांकि हुक्काम की जानिब से मुतअद्दिद मरतबा मुलाजिमीन पुलिस को शहरियों के साथ अखलाक से पेश आने का दर्ज दिया जाता है। फ्रेंडली पुलिसिंग के दावे किए जाते हैं, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि ग्राउंड लेवल पर जिन मुलाजिमीन पुलिस का आवाम से राब्ता होता है, वो या तो इस बात को सुनी अनसुनी कर देते हैं या फिर दानिस्ता तौर पर इस हुक्म को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। आम शहरियों के साथ पुलिस का क्या सलूक होता है, इस बारे में ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी शहरी का उनसे वास्ता पड़ा होगा और उनके अंदाज़े गुफ्तगू और रुआब से वाकिफ़ ही होंगे। अब बात करते हैं आम शहरियों से हटकर अरकान असम्बली की। कल रियासत बिहार में जिस वक्त पुलिस को ज़ायद इख्तियारात से मुतालिक बिल पेश किया जा रहा था, उस वक्त खुसूसी पुलिस फोर्स को तलब करके अरकान असम्बली को ज़बरदस्ती ऐवान से बाहर निकाला गया। उस वक्त उनके साथ पुलिस ने क्या क्या किया, ये सभी ने टीवी पर देखा। घूंसे मुक्के बरसाते हुए उन्हें घसीट कर ऐवान से बाहर निकाला गया। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस बिल में क्या है जो रियासती हुकूमत शदीद मुखालिफत के बावजूद ये बिल लाने पर तुली हुई है। इस बिल के तहत पुलिस को बगैर वारंट गिरफ्तार करने का इख्तियार होगा। गिरफ्तारी के बाद के अमल में पुलिस के इख्तियारात में इजाफा होगा। घिनौने जराइम के लिए सजा देने का इख्तियार हासिल होगा। अदालत पुलिस के कहने पर ही जुर्म का नोट ले सकेगी। अब इसे तफसील से समझें। बिल के मुताबिक पुलिस के पास इख्तियार होगा कि वो किसी भी शख्स को बगैर वारंट के सिर्फ शक की बुना पर गिरफ्तार कर सके। वहीं किसी के घर की या दीगर ठिकानों की तलाशी के लिए वारंट की जरूरत नहीं होगी। वहीं गिरफ्तारी के बाद मुलजिम के ताल्लुक से जो कानूनी अमल इख्तियार किया जाता है, उसके लिए भी पुलिस को मजीद इख्तियारात हासिल होंगे। घिनौने जुर्म यानी हीनियस क्राइम की सूरत में सजा देने का इख्तियार भी पुलिस को हासिल हो जाएगा। मजीद ये कि अदालत किसी भी मामले में तभी दखल दे सकेगी जब पुलिस उससे ऐसा करने की दरख्वास्त करेगी। इन इख्तियारात की मुखालिफत करते हुए जब अरकान असम्बली की जानिब से किए जा रहे एहतजाज को ख़त्म करने के लिए पुलिस ने इस तरह की हरकत की, तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आम आदमी को वो क्या खातिर में लाएंगे। इसी हफ्ते रियासत तेलंगाना के सदाशिवपेट में जिस तरह से एक नौजवान को जानवरों की तरह सड़क पर गिराकर पीटा गया, उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो के मंजर आम पर आने से कबल पुलिस हुक्काम ये कहते हुए मामले की पर्दापोशी कर रहे थे कि पुलिस की गाड़ी को टक्कर के बाद हुजूम ने ड्राइवर की पिटाई कर दी। ताहम वीडियो के मंजर आम पर आने के बाद सच्चाई का सबको पता चल गया। आला ओहदेदारों ने दो मुलाजिमीन पुलिस को मुअत्तल करते हुए अवामी बरहमी को कम करने की कोशिश की। ये एक वाक़या नहीं बल्कि ऐसे कई वाक़यात पेश आते ही रहते हैं। कहीं कोई पुलिस की मजीद कार्रवाई के खौफ से खामोशी इख्तियार कर लेता है, तो कोई अंजाम की परवाह किए बगैर आला हुक्काम से रुजू होता है।
इस वाकये से जाहिर होता है कि पुलिस की जानिब से किए जाने वाले मजालिम की शिकायत पर फौरी कार्रवाई के बजाय उसकी पर्दापोशी की जाती है। सिर्फ जबानी जमा खर्च करते हुए मुलाजिमीन पुलिस को शहरियों के साथ अखलाक से पेश आने का दर्ज देने से कुछ नहीं होगा, बल्कि शहरियों के साथ बदतमीजी करने वाले और उनके साथ मारपीट करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जानी चाहिए। सीसीटीवी कैमरे शहर की सड़कों पर और गली कूचों में लगाने के साथ साथ पुलिस स्टेशनों के अंदर लगाए भी जाए तो उन्हें आला हुक्काम के दफातर से मरबूत किया जाए। चंद साल कबल बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्ट आमिर खान ने सत्यमेव जयते के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया था, जिसमें इस हिस्सास मौजू को उठाते हुए मुलाजिमीन पुलिस की कारकर्दगी, उनके तनाव की वजह के अलावा दीगर ममालिक में पुलिस के काम के तरीके और मुल्क में पुलिस की कारकर्दगी के तरीक़ेकार की तफसीलात पर रोशनी डाली गई थी। इस प्रोग्राम में मुलाजिमीन पुलिस से भी बातचीत की गई। इस प्रोग्राम में शरीक एक ओहदेदार ने बताया था कि मुल्क में डंडा इन्वेस्टिगेशन चलता है, जबकि दीगर ममालिक में तहकीकाती टीम को लॉ एंड ऑर्डर के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसीलिए अदालतों में पुलिस के सामने कबूल किए गए इकबाल बयान को नहीं माना जाता। इस प्रोग्राम में शरीक माहिर नफ्सियात डॉक्टर हरी शेट्टी ने अपने तजुर्बात के हवाले से बताया था कि मुसलसिल ड्यूटी का तनाव, नींद की कमी और वक्त पर खाना ना मिलने और नफ्सियाती दबाव की वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता इंसानियत खोते जाते हैं और बाद शराब का भी सहारा लेते हैं। यही वजह है कि महकमे पुलिस में खुदकुशी का रुझान ज्यादा है। उनका कहना था कि एनकाउंटर पर यकीन रखने वाले आला ओहदेदार और गैंगस्टर की सोच में ज्यादा फर्क नहीं होता, क्योंकि भागते हुए को गोली मारने वाला कभी रात को चैन की नींद नहीं सो सकता, उसे नींद की गोलियां या शराब की जरूरत पड़ती है। 1996 के उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस बैच से ताल्लुक रखने वाले अभिनव कुमार ने बताया था कि हजारों पुलिस स्टेशनों की इमारतें पुख्ता नहीं है, वहां वॉशरूम की सहूलत तक नहीं होती, उनके वसाइल में कमी होती है। हुकूमत की जानिब से जो बजट मख्तस किया जाता है वो 15 था 20 दिनों में खर्च होता है। इसके बाद थानेदार अपने असर और रसूख से थाना चलाता है। उनके मुताबिक बरकी बिल्स की अदायगी के मामले में पुलिस स्टेशन सबसे बड़े डिफॉल्टर्स हैं। इस प्रोग्राम में मुलाजिमीन पुलिस के रवैये में ट्रेनिंग से लेकर पोस्टिंग तक के दौरान होने वाली तब्दीलियों और सियासी दबाव का तफसील से जिक्र किया गया। मजमूई तौर पर यह बताने की कोशिश की गई कि 1861 में बरतानवी हुक्मरानों ने जो कानून बनाया था वही अब तक मुल्क में नाफिजुल अमल है, जबकि बरतानिया ने अपने मुल्क के लिए अलग कानून बना लिया। ऐसे में यह बात वाज़ेह हो जाती है कि बुनियादी तौर पर फ्रेंडली पुलिसिंग पर अमलावरी क्यों मुश्किल है। यह मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर हुकूमतें चाहें तो मुल्क भर में फ्रेंडली पुलिसिंग पर अमलावरी हो सकती है, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे सियासतदान शायद ये नहीं चाहते। अब बात करते हैं कोरोना वायरस की। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में 5,83,000 लोगों में कोरोना की तस्दीक हुई। इस दौरान 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हुई। दुनिया में अब तक 12 करोड़ 54 लाख लोग इस वबा की चपेट में आ चुके हैं। 10 करोड़ 12 लाख लोग रिकवर हुए हैं और 27,56,000 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल 2 करोड़ 13 लाख मरीजों का इलाज चल रहा है। हिंदुस्तान में रोजाना मिल रहे कोरोना मुतासरीन का आंकड़ा 50,000 के पार हो गया। चारशंबे को यानी पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो 53,419 मरीज मिले, 26,575 ठीक हुए और 249 की मौत हो गई। नए मुतासरीन का यह आंकड़ा 23 अक्टूबर के बाद सबसे ज्यादा है, तब 53,931 मरीज मिले थे। बीते 24 घंटों में सबसे ज्यादा 31,855 मरीज महाराष्ट्र में मिले, वहां 15,098 मरीज ठीक हुए और 95 मुतासरीन की मौत हो गई। बीते 24 घंटों में एक्टिव केसेस यानी इलाज करा रहे मरीजों की तादाद में 26,588 की बढ़ोतरी दर्ज की गई। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 493 मुस्बित केसेस दर्ज हुए और 4 अमवात हुई हैं। इससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 3,04,791 हो गई। हलाकतों की तादाद 1,680 हो गई, क्योंकि पिछले 24 घंटों में मजीद 4 अमवात हुई हैं। जीएचएमसी के हदूद में 138 केसेस दर्ज हुए हैं। हिंदुस्तान में फरवरी से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इसके बाद से ही कोरोना की दूसरी लहर का डर सभी को सताने लगा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिसर्च टीम की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कोरोना की दूसरी लहर
करीब 100 दिनों तक रहेगी। अगर 15 फरवरी से इसकी शुरुआत माने तो मई तक इसका असर रहेगा। 23 मार्च के ट्रेंड को अगर बुनियाद माने तो मुल्क में दूसरी लहर से 25 लाख से ज्यादा लोग मुतासिर हो सकते हैं। एसबीआई की 28 पेज की रिपोर्ट में बताया गया है कि लोकल लेवल पर लॉकडाउन का कोई असर नहीं होने वाला है, इसलिए बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन ही कोरोना के खिलाफ जंग जीतने का एक ही ओनली सोल्यूशन है। अगर अभी से इसकी आप काउंटिंग करें तो अप्रैल के दूसरे हफ्ते से लेकर मई के मिड मई तक इसका पीक हो सकता है। इससे पहले पिछले साल सितंबर के दूसरे हफ्ते में मुल्क में कोरोना पीक पर था। उस वक्त रोजाना 90,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे थे। वहीं फाइनेंशियल अगर हम इशारों पे फोकस करते हैं तो रिपोर्ट में बताया गया कि पिछले हफ्ते से ही लगातार जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसमें गिरावट देखी जा रही है। अब बात लोकसभा की कार्रवाई जुमेरात को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर भरत हरी मेहताब ने वक्फे सवाल के बाद ऐवान की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करने का ऐलान करते हुए कहा कि 2 मरहलों में चलने वाले इस सेशन के दौरान ऐवान में 114% काम हुआ। उन्होंने कहा कि बजट सेशन में 29 जनवरी को सदर रामनाथ कोविंद की तकरीर के साथ शुरू हुआ था और 17वीं लोकसभा के दीगर सेशंस की तरह बजट सेशन में भी बहुत काम हुआ। This session of Lok Sabha stood at 114%. Coming to the private members' business, a resolution regarding welfare measures for Anganwadi workers and Anganwadi helpers was moved by Sri Ritesh Pandey on 20th March 2020 during the third session and was further discussed on 12th February and 19th March 2021 during the current session, and discussion thereon did not conclude. I would like to thank my honourable colleagues in the panel of chairpersons for their cooperation in the completion of business of the House. I am extremely grateful to Honourable Prime Minister, Ministers of Parliamentary Affairs, leaders of various parties as well as the honourable members for their cooperation. राज्यसभा की कार्रवाई भी जुमेरात को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने ऐवान में इसका ऐलान किया। इसके साथ ही पार्लियामेंट के बजट सेशन के लिए ऐवान का कामकाज खत्म हो गया। हालांकि इससे पहले तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक ऐवान की कार्रवाई 8 अप्रैल को खत्म होनी थी। बजट सेशन के आखिरी दिन ऐवान में एक बिल पास किया गया और केरला की नुमाइंदगी करने वाले 3 अराकीन को अलविदा कहा गया। चेयरमैन ने कौमी तराने के बाद ऐवान की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करने का ऐलान किया। The Good Friday, that is also coming, and also Ram Navami, the coming days, Mahavir Jayanti, Eid al-Fitr, and Buddha Purnima also. The House stands adjourned. Cyanide. होली का सबको होली का शुभकामनाएं। एंटीलिया केस में गिरफ्तार मुंबई पुलिस के एपीआई सचिन वजह को लेकर जुमेरात को एनआईए कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान एनआईए ने अदालत में कई दावे किए। मरकजी जांच एजेंसी ने बताया कि वजह के घर से 62 कारतूस मिले हैं। हालांकि ये वाजे नहीं है कि वो कारतूस का क्या करने वाला था। कोर्ट ने वजह को 3 अप्रैल तक के लिए कस्टडी में भेज दिया है। अदालत में सुनवाई के दौरान सचिन वजह ने कहा कि वो सियासत का शिकार है, उसे इस केस में बलि का बकरा बनाया जा रहा है। वजह ने कहा कि मैंने इस मामले में जुर्म कबूल नहीं किया है। मैंने 12 दिन तक इस केस की छानबीन की और फिर कुछ बदलाव हुआ और मुझे एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया। सुनवाई के दौरान एनआईए ने 15 और दिनों के लिए सचिन वजह की कस्टडी मांगी थी। अदालत ने सुनवाई के दौरान एनआईए ने कहा कि वजह पूछताछ में ताउन नहीं कर रहा है। एनआईए ने बताया कि वजह की जरूरत डीएनए मैच, ब्लड सैंपल और सीसीटीवी समेत कई सबूतों को जमा करने के लिए है, इसलिए वो अभी वजह को और कस्टडी चाहते हैं। उसूली कैसे करते हैं, उसूली में किस कदर हिस्सेदारी होती है और उनकी तकसीम कैसे की जाती है, इसका भरपूर तजुर्बा हिज़्ब मुखालिफ लीडर देवेंद्र फडणवीस को है और वो अपने इसी तजुर्बे का फिलवक्त अमली मुजाहरा कर रहे हैं।
5 साल तक इख्तिदार में रहते हुए मंत्रालय में आरएसएस के कारकुनों को तमाम महकमों में किस तरह घुसाया गया, वो किस तरह वसूली कर रहे थे और इस वसूली में से कितना हिस्सा आरएसएस को दिया जाता था, इसकी तफ्तीश करने का मुतालबा हम वज़ीर आला से मुलाकात के जरिए करने वाले हैं। देवेंद्र फडणवीस को यह सख्त जवाब आज महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर नाना पटोले ने दिया है। मीडिया से बात करते हुए नाना पटोले ने पुलिस तबादलों के जिम्मन में देवेंद्र फडणवीस के जरिए आज लगाए गए इल्जामात की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने कहा कि इख्तिदार में रहते हुए देवेंद्र फडणवीस ने रश्मि कला जैसे अफसरान को इस्तेमाल करते हुए किसको कितना हिस्सा देना है इसका भरपूर तजुर्बा हासिल किया है। बीजेपी ने आईएएस व आईपीएस पर मरकजी हुकूमत के जरिए दबाव डालकर इख्तिदार का गलत इस्तेमाल किया है। ऐसे अफसरान किसी की हाथों की कठपुतली बनकर काम न करें। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी हुकूमत को बीजेपी बदनाम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन महाराष्ट्र के अवाम इसके खेल को अच्छी तरह समझ चुके हैं। कॅबिनेटमध्ये हा विषय आला, कॅबिनेटमध्ये जे अधिकारी आहेत, खास करून आयपीएस एक मोठी लॉबी सरकारविरुद्ध काम करते, आपण आपले फोन टॅप होत आहेत, अशा प्रकारचे विषय मंत्र्यांनीही लावले होते. आपण काल बैठकीतही होतात तिथं. त्या बैठकीमध्ये हा विषय आला. ही लॉबी कोणाच्या सांगण्यावर काम करते आहे. रश्मी शुक्ला यांच्या विरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याची तयारी आता महाविकास आघाडी सरकारने पुढे आणली आहे. आपल्याला खूप सारे तर देवेंद्र फडणवीस जे आमचे विरोधी पक्ष नेते आहेत महाराष्ट्र विधिमंडळाचे, त्यांनी काल परवा प्रेस घेत असताना त्यांनी जे सांगितलं, रश्मी शुक्लाचा उल्लेख त्याच्यामध्ये केला. आता ही सगळी माहिती त्यांच्याजवळ जे गेलेली आहे त्यांच्या थ्रूच गेली असेल. आता रश्मी शुक्लांना हे सगळे फोन टॅपिंग करण्याचे अधिकार दिले होते का? कारण की कुठल्याही विभागाचे ते प्रमुख असतील, पण महाराष्ट्र में 100 करोड़ की वसूली, ट्रांसफर के नाम पर रिश्वतखोरी और अपोजिशन के 100 सवालों में घिरी महाविकास अघाड़ी हुकूमत पर अपोजिशन का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। सियासी जानकारों की माने तो रियासत में प्रेसिडेंट्स रूल लगाने की सियासी बिसात लगभग बिछाई जा चुकी है। 2 मई को वेस्ट बंगाल समेत 5 रियासतों के असेंबली इंतखाबात के नतायज के ऐलान के साथ ही सूबे में लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर प्रेसिडेंट रूल लगवाने की बीजेपी की कोशिश है। जानकार मानते हैं कि यही वजह है कि बीजेपी लगातार अलग अलग मुद्दों को उठाकर रियासत में लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने का माहौल तैयार करने में लगी हुई है। बीजेपी के भरोसेमंद जराये का कहना है कि दरअसल बीजेपी का प्लान ए यानी अजीत पवार को फिर से बीजेपी के साथ लाने का उनकी कोशिश कामयाब होती नजर आ रही है। बीजेपी को लग रहा था कि अजीत पवार एनसीपी एमएलए के बड़े खेमे को तोड़कर पार्टी से अलग हो जाएंगे। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के पास सिर्फ 7 से 8 एमएलए ही बचेंगे। ऐसे में वजीर आला उद्धव ठाकरे की हुकूमत माइनॉरिटी में आ जाएगी और बीजेपी असेंबली में एनसीपी के बागी एमएलए की मदद से किसी तरह अक्सरियत साबित कर हुकूमत बना लेगी। लेकिन शरद पवार की महाराष्ट्र पर कड़ी नजर है और उनकी सख्ती के चलते एनसीपी में टूट होने के आसार अब कम है। यही वजह है कि बीजेपी ने प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया है। बीजेपी के जराये का कहना है कि सचिन वजह का पूरा जो मामला है उसकी वजह से एनसीपी की इमेज एक बार फिर सिंचाई घोटाले की तरह मुतासिर हुई है। इसलिए अब बीजेपी के जो स्ट्रैटेजिस्ट है वो एनसीपी के साथ हुकूमत बनाने की हक में नहीं है। ऐसे में बीजेपी को महाराष्ट्र में पहले सदारती वहां पे रूल यानी प्रेसिडेंट रूल लगवाना है और उसके बाद मिड टर्म पोल्स कराने के लिए रास्ता साफ करना है। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला और तृणमूल कांग्रेस की सरबराह ममता बनर्जी ने इल्जाम आयद करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सिर्फ बड़ी बातें करते हैं, हर एक के अकाउंट में 15 लाख रुपए जमा करवाने जैसे झूठे वादे करते हैं, लेकिन एलपीजी की कीमतें आसमान को छू रही हैं और वो उन्हें कम करने को तैयार नहीं। ममता बनर्जी ने एक जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि मैं वज़ीर आज़म की कुर्सी का एहतराम करती हूं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि नरेंद्र मोदी बहुत झूठे हैं, वो सिर्फ झूठ बोलते हैं। गुंडे कौन हैं? आज बीजेपी के तशद्दुद की वजह से यूपी में आईपीएस अफसर अपनी मुलाजिमत छोड़ रहे हैं। वो यानी बीजेपी बाहर से गुंडे लाते हैं, वो हमारी सखाफत को तबाह कर रहे हैं। टीएसएमसी की सुप्रीमो ने कहा कि इंतखाबात से कबल मुश्किलात से बचने के लिए यूपी जैसी रियासतों से लोगों को लाया जा रहा है और बैरूनी गुंडों की मदद से बंगाल को फतेह करने की कोशिश की जा रही है। बनर्जी ने मजीद कहा कि वो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगाते हैं, मगर उस स्कीम पर 1 रुपया भी खर्च नहीं किया गया। इसके बावजूद हमारी हुकूमत लड़कियों को 1000 से 500 रुपए के वज़ाइफ मुहैया करवाती है।
আমাদের দিকে কেউ ফিরে তাকায় না। কিন্তু আমি গত বছরেও পাথর প্রতিমায় এসেছি এবং আমি সাগরে প্রতি বছর আসি। আপনারা জানেন रेलवे के मुलाजिमीन ने महकमे रेलवे के इंसानी वसाइल निज़ाम यानी HRMS में महकमे जाती ट्रैवल पास रिजर्वेशन और प्रोविडेंट फंड की सहूलत के इस्तेमाल में होने वाली मुश्किलात पर बरहमी का इजहार करते हुए रेलवे बोर्ड के हुक्काम से उनकी परेशानियों का अजाला किए जाने का मुतालबा किया। ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन की दावत पर जुमेरात के रोज मुल्क भर में रेलवे दफातर पर मुलाजिमीन ने ट्रैवल पास रिजर्वेशन और प्रोविडेंट फंड जैसे सहूलियात के मामलों को लेकर एहतजाज किया और इन सहूलियात को फिल फॉर बेहतर बनाने और मुश्किलात का अजाला करने का मुतालबा किया। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कहा है कि नेशनल सर्विसेज स्कीम के तहत मुल्क भर में लाखों नौजवान रजाकार काम कर रहे हैं, जिनकी तादाद जल्द ही 1 करोड़ की जाएगी। रिजिजू ने लोकसभा में जुमेरात के रोज एक ज़मीनी सवाल के जवाब में कहा कि इस वक्त नौजवान वॉलंटियर्स की तादाद तकरीबन 70 लाख है और उनके जरिए मुख्तलिफ किस्म के अवामी बेदारी प्रोग्राम चलाए जाते हैं और आवाम को बहरान से निपटने के बारे में मालूमात दी जाती है। वजीर मौसूफ ने कहा कि रजाकार नौजवानों के जरिए चलाए जाने वाले बेदारी प्रोग्रामों से लोगों में बेदारी लाई जाती है और इन प्रोग्रामों की वजह से किसी भी बहरान से निपटना आसान हो जाता है। इस सिमत में नेहरू युवा केंद्र जैसी तंजीमें अहम किरदार अदा कर रही हैं। मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने कहा है कि हुकूमत हरिद्वार के आसपास के इलाकों में अच्छी सड़कें बनाकर वहां की आलूदगी को कम करने के साथ ही बेहतर सड़क नेटवर्क के जरिए ऐसी तैयारी में है कि दिल्ली से देहरादून, हरिद्वार और जयपुर जैसी बेहतर सड़क नेटवर्क के जरिए दिल्ली से देहरादून और हरिद्वार सिर्फ 2 से ढाई घंटे में पहुंचा जा सके। गडकरी ने लोकसभा में जुमेरात को एक ज़मीनी सवाल के जवाब में कहा कि हुकूमत डीजल और पेट्रोल का ऑप्शन ढूंढने के लिए तेजी से काम कर रही है और उन्हें उम्मीद है कि आइंदा 2 साल में इलेक्ट्रिक बैटरी से 2 पहिया, 3 पहिया, छोटी 4 पहिया गाड़ियों के साथ बसें भी चलाई जा सके और पेट्रोल डीजल का ऑप्शन मुल्क में ही मुहैया होगा। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक की बैटरी से गाड़ियों को चलाने का जो वादा किया जा रहा है वो जल्दी पूरा होगा। उनका कहना था कि उन्होंने इसी ऐवान में बैटरी से रिक्शा चलाने की बात की थी और आज मुल्क में इलेक्ट्रिक बैटरी के सबब चलने वाले रिक्शे की बहुतायत है और साथ ही रिक्शा चलाने वाले 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को बैटरी रिक्शा चलाने का ऑप्शन हासिल हुआ है। जाएगी और पूरी तरह से ट्रैफिक ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और सिस्टम होगी। जब एक सम्मान्य सदस्य ने एक बात बताई थी जमशेदपुर की, तो हम लोग स्पीकर महोदय अभी हम लोग नई सिस्टम कर रहे हैं चेन्नई में और पूना में। तो उसी के आधार पर एक अच्छे डिजाइनर को मैंने कहा है कि पहले नीचे में रोड होगा 6 लेन या 8 लेन, उसके ऊपर में फ्लाईओवर होगा और फ्लाईओवर के ऊपर और एक फ्लाईओवर होगा और उसके ऊपर एक मास रैपिड ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिक पर चलेगी। ऐसी चेन्नई और पूना के लिए डिजाइन किया है। जमशेदपुर के लिए भी हमने नीचे में रोड, ऊपर में। कांग्रेस के एमपी जयराम रमेश ने जुमेरात के रोज राज्यसभा में नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बिल 2021 को बगैर जांच के ऐवान में लाए जाने पर एतराज का इजहार करते हुए कहा कि इसमें 20,000 करोड़ रुपए का सरमाया लगेगा। जयराम रमेश ने बिल पर बहस का आगाज करते हुए कहा कि इसे जांच के लिए ना तो ऐवान की स्टैंडिंग कमेटी और ना ही सिलेक्ट कमेटी में भेजा गया। बिल पर बहस भी 2 घंटे के लिए हो रही है। उन्होंने बैंक में एक्सटर्नल मॉनिटरिंग सिस्टम ना होने पर सवाल उठाते हुए कहा कि बैंक में सरमायाकारी करने के बावजूद कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल और पार्लियामानी कमेटी भी जांच नहीं कर सकेगी। उन्होंने बिल को अहम करार देते हुए कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर की गरज से तवील अरसे के लिए सरमाया की जरूरत होती है और इसमें घरेलू बचत लगाया जाना चाहिए। In July 1964, when Mr. T.T. Krishnamachari was the finance minister, Parliament passed the IDBI Act and the Industrial Development Bank of India came into being. Sir, when the history of industrialization in India is written, the role of IFCI, the role of ICICI and the role of IDBI is going to be crucial. They have been responsible for the development of Indian business, for the development of Indian corporates. And I think as we launch a new chapter in the DFI, we should recognize the historic role played by IFCI, ICICI and IDBI. Then, sir, in January 1981, Parliament passed the NABARD Act, National Bank
for Agriculture and Rural Development. That was also a development finance institution for agriculture and rural development, and Mr. R. Venkatraman was the finance minister at that point of time. So the NABARD Act was formed. Then in November 1989, when Mr. कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को निशाना बनाते हुए जुमेरात के रोज कहा कि आरएसएस में एहतराम और प्यार का फुकदान है, इसलिए अब वो इससे वाबस्ता तंजीमों को संघ परिवार नहीं कहेंगे। उन्होंने कहा कि परिवार में हर एक के लिए एहतराम, प्यार, शफकत और एहतराम का जज्बा होता है, लेकिन आरएसएस और इससे वाबस्ता तंजीमों में खवातीन और बुजुर्गों के लिए भी एहतराम का जज्बा नहीं है। इसीलिए आज के बाद से वो आरएसएस और उससे वाबस्ता तंजीमों को संघ परिवार नहीं कहेंगे। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि मेरा ख्याल है कि आरएसएस और उससे वाबस्ता तंजीमों को संघ परिवार कहना दुरुस्त नहीं है। परिवार में खवातीन और बुजुर्गों का एहतराम होता है, हमदर्दी और प्यार का एहसास होता है, जो आरएसएस में नहीं है। उन्होंने कहा कि तंजीम खानदान के जज्बे के तहत काम नहीं करती है, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि अब आरएसएस को संघ परिवार नहीं कहा जाएगा। कुवैत में काम करने वाले 2 लाख से ज्यादा तारिकीन वतन गुज़िश्ता 1 साल के दौरान में बैरूनी मुल्क से नहीं लौटने की वजह से अकामों से महरूम हो गए हैं। ये तमाम तारिकीन वतन कोरोना वायरस की वबा को फैलने से रोकने के लिए आयद करदा पाबंदियों के पेश नज़र बैरून मुल्क से कुवैत में वापस नहीं आ सके और हुक्काम ने उनके अकामे मनसूख कर दिए हैं, या वो उनके वीज़े ज़ायदुल मियाद होने की वजह से कारामद नहीं रहे। कुवैती रोजनामा अल खबस की रिपोर्ट के मुताबिक मुतासिर होने वाले तारिकीन वतन 20 मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन मिस्र, श्रीलंका और इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाले तारिकीन वतन सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। गुज़िश्ता साल कोरोना वायरस की वबा के आगाज़ पर कुवैती हुकूमत ने अपना ये फैसला आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया था, जिसमें यह कहा गया था कि अगर कोई तारिक वतन 6 माह तक बैरून मुल्क में रहेगा तो उसका अकामती वीज़ा यानी रेजिडेंशियल वीज़ा आज खुद ही मनसूख मुतसव्वर होगा, ख्वाह इसके वीज़ा की मियाद अभी बाकी हो। इस फैसले से कुवैत में काम करने वाले तारिकीन वतन या मकीनों को यह यकीन दहानी कराई गई थी कि अगर वो कोरोना वायरस की वबा की वजह से बैरून मुल्क मुकीम है तो उनका वीज़ा कारामद और महफूज है, क्योंकि बहुत से तारिकीन वतन मुख्तलिफ मुल्कों की जानिब से इस मुहलिक वायरस को फैलने से रोकने के लिए आयद करदा सफरी पाबंदियों के पेश नज़र कुवैत वापस नहीं आ सके थे। अगरचे कि मज़कूरा फैसला मुअत्तल कर दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद कुवैती हुक्काम के नज़दीक उसका यह मतलब है कि कुवैत से बाहर किसी भी तारिक वतन को अपने वीज़े की मुद्दत ख़त्म होने से कबल अपने अकामे की तजदीद करानी होगी और इस मकसद के लिए उसकी कुवैत में मौजूदगी ज़रूरी है। इसराइल में वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। वहाँ पिछले 2 साल में 4 बार इंतखाबात होने के बाद भी सियासी मुखालिफत का माहौल बना हुआ है। मंगल के रोज़ वहाँ पार्लिमानी इंतखाबात हुए, चारशंबे के रोज़ लगभग 90% वोटों की गिनती हो चुकी है, लेकिन किसी भी पार्टी को वाज़े अक्सरियत हासिल होती दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में 5वीं बार इंतखाबात के इम्कानात बढ़ गए हैं। इसराइली पार्लियामेंट में 120 सीटें हैं, अक्सरियत के लिए वहाँ 61 का आंकड़ा है। वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी को 30 सीटें मिली हैं। 71 साल के नेतन्याहू की क़यादत वाली जो अलायंस है वो आंकड़ों से, जादुई आंकड़े से काफ़ी पीछे है। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी याइर लपिड की क़यादत वाली यश ऑडिट पार्टी को 17 सीटें मिली हैं। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने वीडियो यानी अफसर बराए दही तरक्की की भर्ती मनसूख किए जाने के बाद योगी हुकूमत पर तंज किया। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि वीडियो का मुकाबले का इम्तिहान देने के बाद 2018 नौजवानों ने 2021 तक तकर्रुरी का इंतजार किया। तारीख पर तारीख आती गई, तकर्रुरी नहीं मिली। हर नई तारीख एक पत्थर की तरह चोट करती थी। प्रियंका गांधी ने मजीद लिखा कि गुज़िश्ता रोज़ भर्ती मनसूख हो गई, इन नौजवानों की आंखों में अंधेरा आ गया। सीएम साहब के प्रचार में बहार है, मगर यूपी का नौजवान नौकरी से बाहर है। ख्याल रहे कि चारशंबे के रोज उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के जरिए जारी करदा डीओज, ग्राम पंचायत ऑफिसर और अफसर बराए समाजी बहबूद के ओहदों पर मुकाबला इम्तिहान को मनसूख कर दिया गया। इसके तहत मजमूई तौर पर 1953 नौकरियों की
पोस्ट जो है उसमें भर्ती होनी थी। मुझे भी एक सिस्टर बनना है इनके जैसा, इसलिए मैं आई हूँ। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।